नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं टर्की और पाकिस्तान के कोलैबोरेशन से जिन देशों की मदद की जा रही है, खासतौर से टर्की, चूँकि पाकिस्तान तो इस स्थिति में है नहीं कि वो किसी देश की मदद कर सके, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि भारत से लड़ने की ख्वाहिश, भारत पर कब्जा करने की ख्वाहिश, जो जिन्ना दे गया और जिन्ना ये बता गया कि पाकिस्तान बना लो, हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे, उस पॉलिसी के तहत उसको लड़ने के लिए भारत से, चूंकि लड़ने का वो लगातार प्रयास करता रहा और पश्चिमी देश उसका साथ देते रहे, इसलिए उसके पास डिफेंस इक्विपमेंट उसके पास भी हैं। हालांकि वो अलग बात है कि हमारे मुकाबले पाकिस्तान इस समय मुकाबला करने की भी स्थिति में नहीं है, और अगर हम पाकिस्तान को काउंट ना करें और ये हम कहें कि पाकिस्तान हमारे लिए इररिलेवेंट है, तो आतंकवाद उसकी तरफ से प्रायोजन को छोड़कर, वो तो, लेकिन केवल आतंकवाद हम पाकिस्तान की बात करें, उतने आतंकवाद को प्रेरणा देने वाले और उतने तो भारत में भी हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी भारत में है, और उन पाकिस्तान जितना सोचता होगा उससे ज़्यादा भारत में बैठे लोग भी ये सोचते हैं कि भारत को कैसे बर्बाद किया जाए। इसलिए वो हम मानकर चलें कि भारत में बैठे दुश्मन भारत के और पाकिस्तान जैसे एक आध और दुश्मनों को अगर हम काउंट कर लें तो दोनों मिलाकर वो ख्वाहिश रचते रहते हैं। तो मतलब ये मेरा कहने का है कि पाकिस्तान केवल भारत में आतंकवाद को छोड़कर किसी हैसियत में नहीं है कि वो भारत से वार्ता भी कर सके। आप तमाम तरह के उनके टीवी चैनलों पर डिबेट को सुन लेंगे तो पता लगेगा कि भारत ने इस समय पाकिस्तान को इररिलेवेंट समझकर रखा है, मतलब पाकिस्तान हमारे लिए इररिलेवेंट है, लेकिन वो आतंकवाद से अपने आप को बचाने के लिए तो हम उनका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करते ही हैं, और उस ट्रीटमेंट करने के लिए हम उनके सहयोगी पर भी वार करते हैं। हम उनके 3 बड़े सहयोगी जो पिछले साल की बात करूं, जिस समय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हुई थी, तो एक मलेशिया था, टर्की था और फिर चाइना था, ऐसे 3 उनके सहयोगी थे। मलेशिया को लेकर हमने कार्रवाई करी थी, तो मलेशिया में माताहर मोहम्मद की ऐसी तैसी हो ही गई थी। उनको देश का प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, उनको उनकी पार्टी ने भी निकालकर बाहर कर दिया था, सिर्फ इस बात को लेकर कि उन्होंने पाकिस्तान का पक्ष में किस आधार पर, इस्लाम के आधार पर बोला। फिर भी देश में रोटी चलेगी तो ही इस्लाम जिंदा होगा ना, जब रोटी ही नहीं चलेगी तो इस्लाम क्या जिंदा होगा। क्योंकि भारत ने अपनी पॉलिसीज में एडिबल ऑयल वहाँ जो मलेशिया का आता था उसको बैन कर दिया था और भारत में पॉलिसीज बना दी थी। तो मलेशिया लगातार हमसे ये बात के लिए आग्रह कर रहा है कि हमने माताहर मोहम्मद की ऐसी तैसी कर दी है, कृपया करके मोदी जी अपनी मार्केट हमारे लिए खोल दीजिए। भारत ने धीरे धीरे करके एडिबल ऑयल की मलेशियन मार्केट को खोल भी दिया है, तो एक मलेशिया तो अपने आप सेटल हो गया। चाइना के साथ हमारा गलवान हो गया, और चाइना के साथ जब गलवान हुआ तो उस गलवान होने पर बड़ी भारी समस्या चाइना को हो गई। हमने डब्ल्यूटीओ की जो संधियां हैं, उन संधियों में अगर कोई कंट्री बॉर्डर पर कन्फ्लिक्ट पैदा करता है तो फिर हम डब्ल्यूटीओ से बाध्य नहीं हैं। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि चाइना कहता है सब कुछ नॉर्मल है, भारत लगातार स्टेटमेंट दे रहा है नहीं कुछ भी नॉर्मल बॉर्डर पर नहीं है। हालांकि चाइना कोशिश जरूर करता है, ये बताने की भी कोशिश करता है कि नहीं साहब हमारा तो भारत के साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। उसका कारण चाइना ये बताने की कोशिश करता है डब्ल्यूटीओ के अंदर कि भारत से ट्रेड हमारी खोली जानी चाहिए, और डब्ल्यूटीओ के जो समझौते हैं उन समझौते में भारत बैन नहीं लगा सकता। लेकिन भारत ने कभी, गलवान होने के बाद कभी भारत ने चाइना को ये अवसर नहीं दिया कि वो ये कह सके कि भारत के साथ उसके संबंध ठीक है। भारत लगातार, अभी भी एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया में थे, उन्होंने लगातार कहा कि नहीं, चीन कहने के लिए कह रहा है लेकिन हकीकत यह है कि भारत के रिश्ते चीन के साथ अच्छे नहीं हैं, बहुत बड़ी समस्या है, और बॉर्डर पर चीन कुछ ना कुछ हरकत करता ही रहता है, बॉर्डर नॉर्मल नहीं है। अब बॉर्डर नॉर्मल कब होगा? भारत का ऐसा मानना है कि 1962 से पहले की जो बॉर्डर लाइन है वो हमारा नॉर्मल पॉइंट है, 1962, और उसके बाद जो आपने कब्जा करके रखा है वो टेरिटरी हमारी है। उस टेरिटरी जब तक आपके पास कब्जे में है तब तक बॉर्डर नॉर्मल नहीं है। चाइना ये कहने की कोशिश करता है कि 2014 के बाद जो टेरिटरी आपकी टेरिटरी में घुसे थे, हम उस टेरिटरी से बाहर चले गए हैं, इसलिए आप नॉर्मल हो जाइए। मोदी सरकार का कहना यह है कि 1962 से पहले यानी कि 1949 की जो टेरिटरीज हैं वो 1949 के बॉर्डर पर आइए।
तो भारत का प्रयास ये है कि लगातार चाइना से हमारे संबंध इस मामले में सुधरने वाले नहीं है, और WTO के फैसलों के तहत जितनी हमारी आवश्यकता है वो तो हम मजबूरी में खोलते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चाइना में ही बनती हैं और भारत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिन चीज़ों का भारत के पास ऑप्शन नहीं है, जो नॉर्मल ट्रेड हम बाकी देशों के साथ करते हैं, वैसी नॉर्मल ट्रेड हम चाइना के साथ भी करेंगे। जो हमारी आवश्यकता है और जिसकी वजह से भारत में काम रुक रहा है, उतना सामान तो हम आपसे लेंगे। लेकिन आप ये कहें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला जो चक्कर है, WTO का जो चक्कर है, हम अपनी वैश्विक मार्केट आपके लिए खोल देंगे पूर्ण रूप से, आप कुछ भी आएँ और भगवान गणेश की मूर्तियां और लक्ष्मी जी की मूर्तियां आप दिवाली पर बेचें, दिवाली पर अपनी झालर खुलेआम बेचें, ये हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। हालांकि चोरी छिपे आप बेचेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है, बॉर्डर चोरी से क्रॉस करेंगे ही, इसमें भी कोई शक नहीं है, आप दुनिया भर के परपंच लगाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन सरकार जितना रोक सकती है उतना सरकार रोकने की कोशिश करेगी। भारत का व्यापारी भी, जो इसको चाइना का महत्व तो नहीं मालूम, जिसको चाइना कितनी बड़ी भारत के लिए समस्या है ये बात का इल्म नहीं है, वो तो खरीदेंगे ही। फिर भी हमने कोशिश की है कि किसी तरह से हम चाइना के साथ ट्रेड रोक दें। और चाइना की खास बात यह है कि उसने अपना पूरा मार्केट एक्सप्लोर करके रखा है। वो दूसरा बड़ा मार्केट भारत है, जिसके दम पर वो खाता भी है और फूलता भी है और हमें परेशान भी करता है। तो चाइना लगातार वैश्विक मंचों पर भारत के लिए बोलता ही रहता है कुछ ना कुछ कि भाई भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। वो कभी भारत को वैश्विक मंचों पर ये नहीं कहते कि भारत से हमारी कोई समस्या चल रही, कहते हैं समस्या थी हमारी सॉल्व हो रही है। भारत कभी ये नहीं कहता कि चाइना के साथ हमारी समस्या थी सॉल्व हो गई, हम लगातार कहते हैं कि चाइना के साथ हमारी समस्या चल रही है। वो कारण मैंने आपको बताया। तीसरा बड़ा कंट्री टर्की लगातार पाकिस्तान का सहयोग करता है, और टर्की तो ऑटोमन एम्पायर स्थापित करने की कोशिश करता है। तो संसार के किसी भी इस्लाम को मानने वाले या फर्जी इस्लामिक हों, जैसे भारत और पाकिस्तान में तो फर्जी लोग हैं, फर्जी इस्लाम से मैं इसलिए बात करता हूं क्योंकि वो उनके पूर्वज हिंदू हैं और इनको किसी भी हालत में सऊदी अरबिया जैसे लोग भी मुसलमान नहीं मानते। उसका एक इलस्ट्रेशन अभी 2 दिन पहले ही आया। सऊदी अरबिया के अंदर, मैं वो इलस्ट्रेशन बीच में आपको बता दूं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। सऊदी अरबिया के अंदर एक मुस्लिम, उसकी मृत्यु हो गई। सऊदी अरबिया सरकार ने उसको मुखाग्नि दी। अब देखिए, मुस्लिम का तो जमीन में गाड़ना चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों में आज तक वो सुधार हो नहीं पाया। क्योंकि हिंदू भी ऐसा एंशिएंट काल में देखा जाता है कि जब सभ्यता विकसित हो रही थी तो हमारे यहाँ भी मुर्दे जो हैं वो ज़मीन में गड़ाए जाते थे। बाद में जैसे जैसे विकास हुआ और ये पता लगा कि ज़मीन को दूषित करते हैं और समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं, तो हमने उनको आग में जलाना शुरू कर दिया ताकि बैक्टीरिया वायरस पूरा आग में जल जाए। तो मुखाग्नि, अब उसके ऊपर धार्मिक संस्कार, ये संस्कार, वो कारण बहुत सारे बताएंगे, उसके पीछे विज्ञान का आधार भी है। तो एक मुसलमान जो पिछड़ा हुआ मानते हैं हम उसको कि वो अभी भी ज़मीन में दफन करते हैं, उनको अभी वैज्ञानिक शोधों की जानकारी नहीं है, उनको अभी वैज्ञानिक महत्व की जानकारी नहीं, लेकिन रिलीजियसली मोटिवेटेड हैं, इसलिए करते हैं, चाहे जानकारी हो जाए चाहे ना हो जाए। क्योंकि अब कह तो ये दिया गया है कि अब आखिरी प्रॉफिट के बाद कोई प्रॉफिट आएगा नहीं, और प्रॉफिट के सामने अगर मुर्दा गड़ता था तो गड़ता ही रहेगा, चाहे ज़मीन तबाह हो जाए। ये एक मूल विचार है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर सऊदी अरबिया हिंदुस्तान के एक मुस्लिम को मुस्लिम मानता तो वो वहां उसका अंतिम संस्कार आग से ना करवाता। अब ये खबर आई है बाद में, सऊदी अरबिया ने कहा भाई धोखा हो गया, क्योंकि हमें लगा कि वो हिंदुस्तान का है, हिंदी है, हिंदी वो हिंदुओं को भी हिंदी कहते हैं, मुसलमानों को भी हिंदी कहते हैं, वो मुसलमान कहते ही नहीं, क्योंकि वो इस क्षेत्र के लोगों को मुसलमान मानते भी हैं। इसमें बड़ा भारी डाउट है। जो लोग वहां रहकर आए हैं उनके अगर इंटरव्यू करेंगे तो वो साफ कहते हैं कि भाई वो हमको दोयम दर्जे का मानते हैं। शेखों को, जो उनके यहाँ के वो हैं, उनको वो अपना मानते हैं, बाकी लोगों को वो बाहरी मानते हैं, और हमको वो हिंदी मानते हैं। वो मुसलमान आगे अगर हम बता दें तो वो ठीक है, नहीं तो वो हिंदी मानते हैं। हमारे लिए हमसे ज़्यादा सम्मान हिंदुओं का है वहाँ, और मुसलमानों का भी सम्मान वहाँ इसलिए है कि वो हिंदुस्तान के हैं, और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान पर इस समय राज्य कर रहे हैं। तो मोदी जी के राज्य की वजह से विश्व में भारत के वीज़ा की वैल्यू बढ़ी है, ये कारण है। तो उन्होंने उनको जला दिया। बाद में यहाँ घर वालों ने कंप्लेंट करी तो उन्होंने कहा भाई जला दिया, आप क्या बताएं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हिंदू समझ के जला दिया। तो आप समझ लीजिए कि वो कितना कंसर्न हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ के लोगों के लिए। तो इनको तो वो मानते ही नहीं है। लेकिन भाई उपयोग, दुरुपयोग और जो
प्रयोग है वो तो सब करते ही हैं, क्योंकि यहाँ वो इनको नहीं मानते, लेकिन ये लोग तो मानते ही है ना कि हमारे पूर्वज वहां हैं, वो ब्रह्मवश मानते हो। और वो इनको इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो जानते हैं कि जिनके पूर्वज हिंदू हैं उनसे कन्वर्टेड ये लोग हैं, तो ये कितने हमारे अपने हो सकते हैं। जो कन्वर्ट होकर अपने पूर्वजों के रिलीजन का विरोध कर देता हो, अपने पूर्वजों के वंशजों का विरोध कर देता हो, वो कितने अच्छे हो सकते हैं और कितने हमारे अपने हो सकते हैं, इसलिए वो इनको मानते नहीं हैं। तो ये भी समस्या है। लेकिन टर्की अब वो स्थान प्राप्त करना चाहता है जिस प्रकार का भी मुसलमान संसार में अपने आप को मुसलमान कहता है, उनके आधार पर टर्की सबका गुरु बनना चाहता है। तो पाकिस्तान का सहयोग टर्की करता है। टर्की के विरुद्ध लगातार अभी जब यूएनएससी की बैठक हुई तो भी भारत ने टर्की को आड़े हाथों लिया था और ये कहा था कि भाई आप जो अफ्रीकन कंट्रीज में खेल रहे हैं, लीबिया वगैरह में, वो आपका रोल नहीं है, आप गलत तरीके से वहां जा रहे हैं, आप रेजोल्यूशन की सम्मान करिए। लेकिन अभी अभी आज 2-3 दिन पहले भारत सरकार ने अजरबैजान के साथ एक ट्रीटी की है। अब अजरबैजान के साथ, अर्मेनिया के साथ, मैं अजरबैजान कह गया, अर्मेनिया के साथ ट्रीटी की है। और अर्मेनिया के साथ कोई सामान्य ट्रीटी नहीं की। अर्मेनिया को लगभग 2000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट हमने बेचे। डिफेंस इक्विपमेंट की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है और ये सीक्रेट डील होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि राफेल के मामले में राहुल गांधी लगातार जानने का प्रयास करते रहे, आखिर कौन से इक्विपमेंट फ्रांस ने लगाकर भेजे। भारत सरकार उस पर आधा शब्द नहीं बोली, भले ही ये कितना भी बदनाम करें, लेकिन जनता का विश्वास सरकार के ऊपर होता है तो इनके चिल्लाने से होता क्या है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जो डिफेंस इक्विपमेंट का मामला है, उनमें कौन कौन से हथियार हमने लगाकर दिए हैं या हमारी कंपनी ने लगाकर दिए हैं, वो कभी डिस्क्लोज नहीं किए जाते। वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होती है, यानी कि हमारी एजेंसी ने जो लगाया होगा वो वहां की एजेंसी ने खरीदा, इसके बीच में क्या पेमेंट आया, और इसकी कोई कीमत नहीं होती। कीमत से मतलब 2 रुपए का सामान भी 2 लाख में बेचा जाता है, 2 रुपए का सामान 2 करोड़ में भी बेचा जाता है। आपको चाहिए तो लो, नहीं तो निकल लो। ये सीधा सा फॉर्मूला है। अमेरिका भी ऐसे ही करता है, रशिया भी ऐसे ही करता है। तो 3-4 कंट्रियों ने संसार में एक रास्ता बनाया। वो रास्ता अमेरिका ने शुरू से, जब से यूएनओ बना 1945 से लेकर अभी तक, अमेरिका ने डिफेंस इक्विपमेंट बेचकर या जो फाइटर जेट हैं या डिफेंस के जो और आर्मरीज हैं, उनको बेचकर ही अपनी इकोनॉमी बढ़ाई है। रशिया ने भी वही मॉडल अपनाया था। इसीलिए रशिया और अमेरिका रिसर्च करो, हथियार तैयार करो और संसार को बेचो, और इससे जो धन पैदा हो उसके आधार पर संसार पर राज्य करो। और चूंकि डिफेंस इक्विपमेंट कंट्री आपसे खरीदेंगे, इसलिए उन कंट्रियों के अंदर राजनीति भी अच्छी आप कर सकते हैं, उनकी इकोनॉमी भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट आपके हैं। अमेरिका की खास बात यह है कि वो इक्विपमेंट देता है, टेक्नोलॉजी नहीं देता। रशिया की खास बात यह है कि वो भी इक्विपमेंट देता है, लेकिन भारत जैसे देशों को वो टेक्नोलॉजी दे देता है। हमारी उनसे इतनी अच्छी मित्रता है। अर्मेनिया और अजरबैजान दो में झगड़ा 100 साल से चल रहा है लगभग। ये जब अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों जॉर्जिया से आज़ाद हुए थे, मेरा ख्याल है वो 1918 हुआ करता था, 23 मई 1918 कुछ ऐसा था। ये दोनों रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया से आज़ाद हुए थे। उसके बाद 1922 में सोवियत संघ बन गया। सोवियत संघ के दोनों पार्ट हो गए। लेकिन जब ये जॉर्जिया से आज़ाद हुए थे तभी इनके बीच में एक टेरिटरी को लेकर कन्फ्लिक्ट रहा, और वो कन्फ्लिक्ट एक बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा होता रहा, वो एक बड़ा कन्फ्लिक्ट बना रहा। इस कन्फ्लिक्ट के लिए उन्होंने उसी समय पर लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया था, और ये जो लड़ाइयां उन्होंने लड़ी, उन लड़ाइयों को सॉल्व करने के लिए लगातार रशिया पीछे पड़ा रहा। तो 1988 में युद्ध हो गया, क्योंकि पार्ट तो यूएसएसआर के थे, लेकिन फिर भी युद्ध हो गया। उससे पहले स्टालिन, जिस समय जोसेफ स्टालिन जिंदा थे, उस समय अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के रूलर्स ने सरेंडर कर दिया था स्टालिन के सामने, और कहा था कि भाई इन पर हमारा समझौता हो गया, हम विड्रॉ करते हैं। लेकिन वो कभी खत्म नहीं हुआ। तो जब 1991 में यूएसएसआर टूटा, खासतौर से मैं बात करूं, हाँ 91 में ही यूएसएसआर जब टूटा, तो अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों आज़ाद हुए। दोनों की आज़ादी का परिणाम ये निकला कि वो टेरिटरी जिस पर 1912-13 से झगड़ा हो रहा था, मतलब 1918 से झगड़ा हो रहा था, वो झगड़ा अब युद्ध में बदल गया।
अब उनके बीच में 88 का तो युद्ध यूएसएसआर में रहते ही हो गया था, उसके बाद उनके युद्ध होते रहे और कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट होते रहे। 2020 में बड़ा युद्ध हो गया उनका, फिर युद्ध विराम 2020 में हुआ, फिर 2021 में फिर से युद्ध हो गया और अभी वो युद्ध की स्थिति चल ही रही है। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आखिर भारत क्यों आर्मेनिया को दे रहा है। उसका कारण यह कि अजरबैजान मुस्लिम बाहुल्य है। अजरबैजान मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से टर्की, उनके समझौते होने के बावजूद टर्की वहां अंदर घुस जाता है और टर्की अंदर घुसकर अजरबैजान को हथियार भी देता है और पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी लेकर भी देता है, यानी कि पाकिस्तान से भी जो हथियार, जो इक्विपमेंट पाकिस्तान दे सकता है वो देता है। टर्की ये मानकर चलता है कि पाकिस्तान मेरा पिछलग्गू है, ये इस्लामिक कंट्री है, हम ऑटोमन एम्पायर के प्रणेता, हम ऑटोमन एम्पायर चलाने वाले थे, टर्किश एम्पायर हमसे चलती थी, इसलिए पाकिस्तान टर्की के सामने सरेंडर कर जाता है फुल रूप से। इसलिए टर्की पाकिस्तान और अपनी दोनों की टेक्नोलॉजी और हथियार अजरबैजान को दे रहा है कि भाई लड़ो आर्मेनिया से। आर्मेनिया की खास बात यह है कि वो क्रिश्चियन बाहुल्य है, वो ईसाई बाहुल्य है, इसलिए आर्मेनिया की तरफ से कभी रशिया भी खड़ा हो जाता है। 2020 जब जिस समय ये टर्की माना नहीं और टर्की अभी फिर से, मतलब सितंबर में जो यूएनओ की बैठक हुई, यूएनजीए की, उस बैठक में भी टर्की ने जम्मू कश्मीर विषय उठा दिया और कहा इस पर सोल्यूशन निकलना चाहिए, ये वो। भारत ये कहता आया कि जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, ये इंटरनेशनल मंचों पर उठाया नहीं जा सकता, ये पाकिस्तान का इलीगल ऑक्यूपेशन है और पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि वो उस टेरिटरी को छोड़े। इसमें कोई कंफ्लिक्ट है ही नहीं, तो कंफ्लिक्ट पर क्यों रेजोल्यूशन लाना, क्यों बात होना। ये सब बातें टर्की से हमारी चलती है। टर्की को हम लगातार, हालांकि भारत सरकार टर्की के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही है, तो एक तरफ तो हम संबंध बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जैसे सऊदी अरबिया या मुस्लिम कंट्रियों ने, यूएई वगैरह ने पाकिस्तान की तरफ देखना भी बंद कर दिया, यहां तक कि यूरोपियन कंट्रीज ने भी पाकिस्तान की तरफ देखना बंद कर दिया। कुछ समय से, जब से यूक्रेन का टशन हमारा अमेरिका का चल रहा है, तब से अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करनी शुरू कर दी है ताकि हमको चढ़ाया जा सके या फिर पाकिस्तान को इतना सशक्त बनाया जा सके कि वो इंडिया के उंगली करता रहे, लगातार इंडिया को समस्या देता रहे। लेकिन चाइना की अपनी समस्या है, चाइना पाकिस्तान को कर्जा दिए हुए, तो चाइना अमेरिका को घुसने नहीं देगा। तो हमारे समझ में आता है कि ये चाइना वर्सेस अमेरिका में ही पाकिस्तान निपट जाएगा, इसमें हमें कोई बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी, अभी चाइना कमजोर है, तब तक वो चुप है, अमेरिका और पाकिस्तान को भुखमरी है, तो उस भुखमरी के लिए उसको पैसे चाहिए, वो पैसे कौन देगा, तो अमेरिका दे रहा है। हमारी समस्या ये थी शुरू से, जो एस जयशंकर ने अभी ऑस्ट्रेलिया में कहा कि भाई हमारे पश्चिमी देशों के संबंध कभी अच्छे इसलिए नहीं रहे क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर, मैं आपको उसके एक हिस्ट्री भी थोड़ी सी बताऊंगा, 2 मिनट की हिस्ट्री ये है कि जम्मू कश्मीर का मामला माउंटबेटन के कहने पर नेहरू जी यूएनओ ले गए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो मसला रखा। वेस्टर्न कंट्रीज खुले रूप में पाकिस्तान का सहयोग कर रहे थे और पाकिस्तान, सब कुछ रेजोल्यूशन हमारे फेवर में होते हुए भी वो पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे, वो इक्विपमेंट में सपोर्ट कर रहे थे, वो डिफेंस में सपोर्ट कर रहे थे, वो उनको ताकत दे रहे थे, वो उनको पैसा दे रहे थे। इसलिए हमारे पास, एस जयशंकर का कहना है कि हमारे पास, चूंकि पश्चिमी देशों से हमारा संबंध वो अच्छा नहीं था, इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, चाइना हमारा दुश्मन बना हुआ था, तो ऐसी परिस्थिति में यूएसएसआर ही हमारा एक संरक्षक था जिसने हमें हथियार दिए और जिसके साथ हमने दोस्ती की, जिसने टेक्नोलॉजी भी हमको दी। तो मामला यूएसएसआर पे जाने का मुख्य था कि पाकिस्तान लगातार, पाकिस्तान में पश्चिमी देश सपोर्ट कर रहे थे और पश्चिमी देश सपोर्ट इसलिए कर रहे थे कि पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर है, गिलगिट बाल्टिस्तान का पोर्शन, वो पाकिस्तान के कब्जे में अगर रहता है तो भारत और रशिया के संबंध बहुत अगाढ़ नहीं हो सकते, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जैसे ही भारत के पास आएगा, हमारा बॉर्डर सीधा रशिया से लग जाएगा और रशिया के साथ बॉर्डर लगने का मतलब दूसरा है। रशिया के साथ बॉर्डर लगने का मतलब है हमारी उनकी बहुत अच्छी सी संबंध स्थापित हो जाएंगे। तो उनका मानना था कि रशिया और भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान को इतना मजबूत किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध खड़ा रहे और ये जो टेरिटरी है वो पाकिस्तान के पास ही सदैव बनी रहे। इसका एक और इलस्ट्रेशन है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान एजेंसी उस समय हुआ करती थी। अब गिलगिट बाल्टिस्तान एजेंसी कभी अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर के शासकों से लीज पर ली थी। जब जम्मू कश्मीर, जब हिंदुस्तान से अंग्रेज जा रहे थे तो जिसके साथ जो लीज थी वो उसको वापस आनी थी। जम्मू कश्मीर की वो गिलगिट बाल्टिस्तान की एजेंसी का एरिया जो है वो भारत के पास आना था
भारत मतलब हरि सिंह के पास आना था। महाराजा हरि सिंह ने अपना एक सिपहसालार वहां भेजा, लेकिन जो जनरल ब्राउन वहां पर हुआ, मेजर ब्राउन वहां पर हुआ करता था, जो गिलगिट एजेंसी का हेड था, वो वहां से हटा और सीधा पाकिस्तान चला गया। वहां पर रखी हुई रसद जो घनसार सिंह यहां से भेजा गया था, घनसार सिंह को वो हैंडओवर करना था, उसने हैंडओवर करने के बजाय उसको नष्ट कर दिया। तो घनसार सिंह बेचारे वहां फंस गए। मेजर ब्राउन पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तानी कबायली सेनाओं को या पाकिस्तानी सेनाओं को लेकर गिलगिट एजेंसी के सैनिकों ने वहां गिलगिट बाल्टिस्तान पर हमला कर दिया, घनसार सिंह को घेर लिया। घनसार सिंह से यह कहा कि भाई जम्मू कश्मीर पर कब्जा हो चुका है और जम्मू कश्मीर पर कब्जा होने की वजह से अब तुम कुछ बचे नहीं हो, इसलिए सरेंडर कर दो। उन्हें सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने का परिणाम यह निकला कि वो मेजर ब्राउन ने ही अपने हाथ से पाकिस्तान का वह झंडा लगाया था, जो कि अंग्रेज शासक था, उसको आना दिल्ली चाहिए था माउंटबेटन के पास, वो चला गया पाकिस्तान। इसका मतलब ये हो गया कि वो हिस्सा जो 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 हिंदुस्तान को सीधा रशिया से जोड़ता है, वो हिस्सा अंग्रेज भी चाहता था किसी तरह से पाकिस्तान के पास चला जाए, या कम से कम जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बन जाए, मतलब स्वायत्त क्षेत्र बन जाए। तो भारत से रशिया के संबंध अच्छे नहीं होंगे, सीधा उनका संपर्क नहीं होगा, उनको काट देना है कुल मिलाकर उस क्षेत्र से। ये पॉलिसी बाद में पूरे यूरोप ने और अमेरिका ने फॉलो की, इसलिए हमारे भी हमको न देकर वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते रहे। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो मोदी जी ने ये दिखाया कि भाई चाइना सबका दुश्मन है, तुम्हारा भी हमारा भी। इसका परिणाम, और हमने कहा कि हम अपनी मार्केट जो है, हमारे पास संसार की सबसे बड़ी मार्केट है, चीन खुद में सेल्फ डिपेंडेंट है, इसलिए चीन की मार्केट तुमको मिलने वाली नहीं है। मार्केट हमारी है, हमारे पास पॉपुलेशन भी है, सस्ती लेबर भी है और हमारे पास मार्केट भी है, इसलिए हमसे तो आप सीधे टकरा ही नहीं सकते। ये बात पूरे विश्व को मोदी सरकार ने समझाई। लेकिन उस समय ओबामा को लगने लगा था, और ओबामा के डिप्टी हुआ करते थे ये आज की जो बाइडेन। ओबामा को लगा कि भारत के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे तो रशिया किसी तरह से बैकफुट पर आ जाएगा, और चाइना को काउंटर करना है तो भारत से संबंध हमारे होने चाहिए। चाइना को कंट्रोल करते करते भारत के साथ संबंध अच्छे हो गए, और हमको भी लग रहा था कि भाई चीन हमारा दुश्मन है, चीन को अगर काउंटर करना है तो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। लेकिन हम पहले से बिल्कुल तय थे कि ऑन द प्राइस ऑफ रशिया नहीं, रशिया के प्राइस पर हम किसी भी वेस्टर्न कंट्री के साथ कोई अच्छा संबंध नहीं बना सकते, क्योंकि रशिया जिसने जो हमारे साथ किया, चाहे 71 का युद्ध हुआ हो, चाहे उससे पहले के युद्ध हुए हो, रशिया ने जो हमारे साथ किया वो कोई और नहीं कर सकता। रशिया ने कई बार हमारे लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, अमेरिका के खिलाफ, चाइना के खिलाफ युद्धपोत भी भेजे हैं, वर्ल्ड वार होने से रोका है, भारत को बर्बाद होने से बचाया है। इसलिए भाई भारत के लोग तो कम से कम ऐसे नहीं हो सकते, भारत के लोग तो किसी के एहसान फरामोश नहीं हो सकते, इसलिए रशिया को तो हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे सैद्धांतिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए हम रशिया के विरुद्ध भी चले जाते हैं। जैसे अभी कल एक रेजोल्यूशन में रशिया के खिलाफ हम चले गए, जब रशिया ये कह रहा था कि इस पर सीक्रेट वोटिंग होनी चाहिए, तो हमने कहा क्यों नहीं भाई, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मैटर है, खुले चलने चाहिए, इस पर क्यों सीक्रेट बैठक होनी चाहिए। कुल मिलाकर हमारे सैद्धांतिक पक्षों पर हम समझौता नहीं करते। भारत फर्स्ट की पॉलिसी को नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, इसलिए ये सब कुछ चलता रहता। तो हमने क्या किया, अभी मैं लौट कर आता हूं उस पर, टर्की पर, कि टर्की चूंकि नाटो का सदस्य है और टर्की के वेस्टर्न कंट्रीज के साथ संबंध भी ठीक ठाक है, हालांकि फ्रांस और टर्की में ऐसी 36 की चलती है, इसलिए हमारी फ्रांस से भी अच्छी पड़ती है। और टर्की चूंकि इधर उधर लीबिया में कई कंट्रियों में जो मुस्लिम कंट्री हैं उनके गृह युद्धों में भी बड़ा भारी पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वो ओटोमन एम्पायर बनाना चाहता है। अजरबैजान को वो फुल सपोर्ट करता है, अजरबैजान को पाकिस्तान के साथ मिलकर वो पूरी पावर भी देता है। तो भारत ने ये तय किया कि भाई कन्फ्लिक्ट उनके बीच में होगा, टर्की तो हमारा दोस्त है नहीं, पाकिस्तान भी हमारा दोस्त नहीं, इसलिए आर्मेनिया जो कि ईसाई बाहुल्य है और जिसको रशिया सपोर्ट करता है, तो आर्मेनिया को हम इक्विपमेंट देंगे। रशिया क्यों नहीं देगा, हम क्यों देंगे, क्योंकि वो इक्विपमेंट जो रशिया से ज्यादा सस्ते हम बनाते हैं, जैसे तेजस वगैरह हम बनाते हैं, रशिया से बहुत सस्ते बनाते हैं, जो भारतीय टेक्नोलॉजी पर आधारित है, हम उन पूरे विश्व से सस्ता बनाते हैं। इसलिए हम अपना सस्ता इक्विपमेंट उनको देंगे और सबको सस्ता चाहिए। रशिया इसमें कोई समस्या हमारे लिए खड़ी करता नहीं है, क्योंकि रशिया भी चाहता है कि भारत बढ़े। और रशिया की जो इस समय की परिस्थिति चल रही है वो आप देख ही रहेंगे कैसी चल रही है, इसलिए हमने 2000 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट आर्मेनिया को दे दिया है, अजरबैजान के विरुद्ध दे दिया है। तो इसका मतलब ये होगा अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान का जो कोलैबोरेशन है वहां पर, उसके विरुद्ध हम खड़े हो गए हैं।
और हम क्यों ना खड़े हों, हमारी तो इकोनॉमी बढ़ रही है। और हमने तय भी किया है, छोटे छोटे संसार के जो कंट्री हैं उनको इक्विपमेंटों की आवश्यकता पड़ती है, जिनके पास बहुत पैसे नहीं हैं और जिनको बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, मतलब हाई फाई से मतलब ये है कि उनको उस लेवल की वर्ल्ड वार लेवल की नहीं चाहिए, वो अपने में आपस में डिफेंस के लिए रखते हैं। उन सबके साथ भारत ट्रेड करेगा और अपने इक्विपमेंट उनको बेचेगा। हम डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट उनको बेचेंगे। और रशिया, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, चाइना, इनके रास्ते पर हम चलेंगे। अब इससे मिर्ची किसको किसको लगी, अमेरिका लगातार कुछ ना कुछ बोल ही रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर हमारे एस जयशंकर ने साफ साफ कह दिया कि भाई हमको देखना होगा, जैसे जर्मनी के साथ उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो भारत ने तुरंत रिएक्शन किया। अमेरिका के एक एम्बेसडर जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में गए और उन्होंने स्वतंत्र जम्मू कश्मीर लिखा तो हमने तुरंत ऑब्जेक्शन लगाया, हमारा हिस्सा है, तुम स्वतंत्र कैसे लिख सकते हो। कुल मिलाकर भारत इस समय अपनी शक्ति को अर्जित करने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, वो सब कुछ कर रहा है जिससे भारत शक्तिशाली बने। और अगर डिफेंस इक्विपमेंट में वर्ल्ड ट्रेड हमारे हाथ में आ गई, भले ही छोटे कंट्रियों की आए, लेकिन अगर वर्ल्ड ट्रेड उसकी हमारे पास आ गई तो आप समझ सकते हैं कि फिर अमेरिका, रशिया या चाइना या फ्रांस और ब्रिटेन, इनके समतुल्य डिफेंस के मामले में एटलीस्ट हम खड़े हो जाएंगे। और अगर हम डिफेंस में आत्मनिर्भर हो गए और हम किसी प्रकार से फ्यूल में आत्मनिर्भर हो गए, गडकरी जी की पॉलिसी आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा अगले 5 साल में हम तेल इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और एटलीस्ट इतना कर लेंगे कि भारत में जितना तेल उगता है वो होता है उतने से भारत का काम चल जाए। तो फिर अगर ऐसा कहीं हो गया तो अगले 20 वर्षों में भारत जिस स्थिति में जाने वाला है वो देखने काबिल होगी। एक बात और है कि कुछ लोग इस पर प्रश्न खड़े करेंगे कि अंदर दुश्मन बहुत बुरा बैठा है, आप वर्ल्ड ट्रेड बता रहे हो। अंदर दुश्मन बैठा हुआ है, उसके लिए भी आपने कल महाकाल का दर्शन किया ही होगा। तो उनको घर वापस कैसे करवाया जाए, इसके लिए भारत में बहुत आवश्यक है कि हिंदू धर्म की महिमा और हिंदू धर्म में आस्था लोगों की बढ़े। उनके मस्तिष्क से किसी प्रकार से उनको ये हम अगर कन्विंस करने में सफल हो जाएं कि नहीं भाई हमारी तो वाह है और हम संसार में सबसे पुराने, सबसे धार्मिक और सबसे सहिष्णु संप्रदाय हैं, तो बहुत बड़ी संख्या वापस आने को तैयार भी है, ऐसा लोगों का कहना है। तो उससे रामराज्य भारत में आएगा और कैसे हम बचाएंगे ये सब कुछ तय होगा। मुझे लगता है भारत की ये डील संसार की सबसे अच्छी, भारत की अभी तक की सबसे अच्छी डीलों में से भारत ने की है। वो भले ही हम टर्की की वजह से गए हों, भले ही हम पाकिस्तान की वजह से गए हों, लेकिन 2-2 हज़ार करोड़ की डीलें अगर हम छोटे छोटे देशों के साथ करने लगे तो भारत में एटलीस्ट फॉरेन करेंसी की कमी नहीं रहेगी और भारत में जो समस्याएं हैं एटलीस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट की, उन समस्याओं से हम जूझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।